सरकार नहीं, ये तो एक गिरोह है लुटेरों का, जिन्होंने हर डिपार्टमेंट के अंदर परसेंटेज फिक्स कर रखी है। 8% से लेकर के 15% तक हर ठेकेदार से लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जो भी टेंडर होता है उस टेंडर के अंदर पहले से ही 30 से 40% अभाव जो है टेंडर भरवाया जाता है। अगर कोई कम में टेंडर भरे तो उसको बाकायदा सरकारी अधिकारी बुला करके कहते हैं कि हम आपको टेंडर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर से दबाव है, और आप अगर टेंडर लेना चाहते हो तो यहाँ तक भी नाम बता देते हैं कि फलाने आदमी से आप संपर्क कर लो, आप उससे मुझे टेलीफोन करवा दो, उनसे हमें कहलवा दो, ताकि हम आपको टेंडर दे देंगे, अदरवाइज आप अपना टेंडर वापस ले लो। कई तो ऐसे टेंडर भी हुए हैं जो 2-2, 3-3 बार जो लोएस्ट वाला था उसको दिए नहीं, और उसने अपना टेंडर वापस नहीं लिया, तो वो टेंडर कैंसिल किया और उन्होंने फिर उन टेंडरों को रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद फिर उसी तरह के हालात बने तो फिर उसको कैंसिल करना पड़ा। ये सारी चीज़ें विधानसभा में आपकी बात रखूंगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार आज आपका चरम सीमा पर, कौन इस भ्रष्टाचार में शामिल है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो जो ऐसे लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पर क्योंकि सारी सरकार इस काम में लगी हुई है तो किससे ये उम्मीद करेंगे कि कोई इस चीज़ पे इंक्वायरी करेगा। मुझे लगता है कि हमें कई कोर्टों का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्टों में जाकर के कोई अपील दलील करनी पड़ेगी कि भाई आप इन चीज़ों पे अंकुश लगाएं। कोई और आपकी तरफ से सवाल है तो? नशे के बारे में कहा है, कल ही मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद माना कि हरियाणा के 10 जिले नशे की चपेट में हैं। और 10 नहीं, 22 के 22 जिले नशे की चपेट में हैं। आपका गुड़गांव जो है वो हब है। मैंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में यहाँ के जो पिलर हैं, जो MG रोड के ऊपर जहाँ सबसे बड़ा नशे का कारोबार होता है, मैंने पिलर के नंबर तक बताए थे कि इस पिलर नंबर के नीचे औरतें, महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों जो है नशे के कारोबार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको बड़ी से बड़ी खेप भी सप्लाई कर देते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री उन बातों का आज 3 साल से ऊपर हो गए। आज मुख्यमंत्री कहता है कि हम नशे पे रोक लगाएंगे। नशे पे रोक तो तब लगेगी ना जब नशा बेचने वालों को आप पकड़ोगे। नशा बेचने और बिकवाने वाले इनके अपने सरकार के लोग हैं। अरे जी, सरकार ने नशा रोकने की बात करती है, लेकिन अभी शराब पीने की जो उम्र है वो पहले 25 साल से वो 21 साल कर दी है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि सरकार में बैठे लोग ही नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। उन लोगों को जब तक आप लगाम नहीं लगाओगे तो इन चीजों पर अंकुश कैसे लगेगा? ये तो सरकार का निर्णय है कि नहीं है? 25 साल की उम्र में पहले लड़का जो है, लड़की जाकर के शराब के ठेके से शराब खरीद सकती थी, अब उसको घटा करके 21 साल कर दिया। मुझे लगता है कि थोड़े दिन में शायद ये 18 साल भी कर दें। और भाई अजय सिंह का तो बयान था, आपने पढ़ा होगा। उन्होंने तो ये कहा था, जब उनसे किसी आप जैसे पत्रकार साथी ने पूछा कि जी ये 21 साल उम्र करके कोई अच्छा काम थोड़ा ही कर रही है सरकार, तो कहने लगा कि शराब तो बच्चा 21 साल से भी छोटी उम्र में पीने लग जाता है। मतलब उनको तो इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है कि बच्चा 16 साल का पिए, 15 साल का पिए, 18 साल का पिए। सर, अभी राम रहीम को पैरोल दी गई है इलेक्शन को देखते हुए, तो उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जो पैरोल दी गई उसके लिए मेरे ख्याल एक हाई कोर्ट में याचिका भी लगी है। सरकार ने उस पर अपना जवाब भी दिया होगा। पैरोल तो जब तक आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करोगे तो
पैरोल मिल नहीं सकती। मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने अपना जो उनकी फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा किया होगा, तब उनको पैरोल मिली होगी। ये राजनीतिक विपक्ष पूरी तरह से चुप रहा है इस पूरे मुद्दे पर, चाहे पैरोल की बात हो या जेट सिक्योरिटी की बात हो। आप तो अपने विवाद बयानों के कारण जाने जाते हैं, आप क्यों चुप रहे इस पूरे मामले पर? मैं फजूल की राजनीति में नहीं पड़ता, और जहाँ तक सवाल है पैरोल की, मैंने बताया कि पैरोल उसी व्यक्ति को मिल सकती है जो सारी चीज़ें पूरी करेगा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा। रही बात उनको जेड सिक्योरिटी की, जेड प्लस सिक्योरिटी की, विज का बयान था, मैंने पढ़ा था कि हमारे होम मिनिस्टर के नोटिस में नहीं है कि उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई। जेड प्लस सिक्योरिटी तो उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनको कोई बहुत बड़ा खतरा हो किसी से, और जो देश के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, जिसके खिलाफ, खुद के खिलाफ क्रिमिनल केस हो, जिसके खिलाफ सजायाफ्ता हो गया हो, अगर उस व्यक्ति को आप जेड प्लस सिक्योरिटी देते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक कारण है। सर, हाईकोर्ट में तो सरकार, हरियाणा सरकार ने माना है कि वो प्रत्यक्ष तौर पर ना हत्या का दोषी है ना यौन शोषण का दोषी है। सरकार के एफिडेविट देने से तो कोई व्यक्ति जो है उस दोष से मुक्त नहीं हो सकता। ये तो कोर्ट ने सजा सुनाई है और कोर्ट ने उनको दोषी माना है। ये फैसला तो कोर्ट ही कर सकती है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। सरकार इस बात का फैसला नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन को देखते हुए उनको इस तरह से बाहर निकाला गया, क्या प्रभावित कर सकते हैं वो? कोई ना कोई राजनीतिक कारण तो होगा ही। जिन लोगों ने छोड़ा है, जिन लोगों ने पैरोल फरलो दी है, आप उनसे इस बात को पूछिए तो ज्यादा बेहतर है। 5 राज्य के चुनाव हम पूछेंगे, विधानसभा का सेशन आएगा जब, कि क्या रीजन था, क्यों फरलो दी गई, और ऐसा कौन सा खतरा था जिसकी वजह से आपने जेड प्लस सिक्योरिटी दी। चुनाव रिजल्ट आने वाले हैं सर 5 राज्यों के, क्या लगता है? भाजपा का सुपड़ा साफ है, बाकी किसकी सरकार बने ये तो मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि 5 राज्यों में भाजपा जो है सत्ता से बाहर है, कहीं भाजपा का नाम नहीं है। जैसे हम देखें तो सुबह की खबरें आने लगी थी, रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री शायद चुनाव में शाम को 7 बजे के बाद उन्होंने मीटिंग की कैसे बच्चों को बाहर निकालना है, फिर कैसे आगे के कदम बढ़ाने जबकि लगातार पहले से बात तैयार रही थी कि बच्चों को वहां से निकाला जाएगा, लेकिन शायद समय भी था। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है सरकार का। 20,000 बच्चे जब हमारे देश के वहाँ पे हैं, और ये चर्चा कोई आज नहीं शुरू हुई थी कि यूक्रेन पे रशिया को अटैक कर रहे हैं। ये बात तो 1 महीने से लगातार अखबारों की सुर्खियाँ थी, टीवी की सुर्खियाँ थी। आम आदमी को पता था कि रूस जो है यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उस पर अटैक करना चाहता है। तभी हमारी सरकार को फैसला लेना चाहिए था, और हमारे जो नागरिक थे वहाँ, चाहे कोई बिजनेसमैन थे, चाहे कोई स्टूडेंट गए हुए थे, चाहे कोई नौकरी करने वाले लोग थे, उन सबको सुरक्षित देश में वापस जाना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। ये बड़ी मिस्टेक है सरकार की कि उनको उन बच्चों की चिंता नहीं थी, उन बिजनेसमैन की चिंता नहीं थी जो वहां जाकर के इस देश का नाम बढ़ा रहे थे, कारोबार कर रहे थे। आईएनएलडी के विस्तारीकरण के लिए भी कोई कदम उठाए जा रहे है जी, हैं? विस्तारीकरण के लिए, पार्टी के विस्तारीकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारी पार्टी की, हमने संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन सबसे बेहतर है, लेकिन और उसमें विस्तार हो। अब हम उसको गांव के स्तर के ऊपर भी, हमारे जो 16 सेल हैं, उन सेलों के भी गांव के स्तर पे, शहर के वार्ड के स्तर पे उसके यूनिट बनाने जा रहे हैं। सर, चिंतल सोसाइटी हादसा हुआ है, उसमें अभी इंस्ट्रक्शन
ऑडिट करने की बात सामने आ रही है, क्या इसमें सरकार का कोई हाथ मानते हैं आप? आपका क्या कहना है इसके बारे में? सरकार दोषियों को बचा रही है। वहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई है। जो बिल्डर है, अगर उपहार सिनेमा में आग लगती है तो उसके मालिक के खिलाफ 302 का मुकदमा बनता है, तो फिर जिसने बिल्डिंग खड़ी करी उसके खिलाफ सरकार ने 302 का पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन्होंने इस बिल्डिंग की एनओसी दी है। जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती थी कि जब जब ये स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था तब तक हर बार उसके मटेरियल की जांच होनी चाहिए थी कि क्या मटेरियल सही और पूरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो बाकायदा तौर पे इन सब चीज़ों को चेक करता है। तो जिन लोगों ने इसको नहीं चेक किया, 7 मंजिल का लेंटर गिर जाना कोई छोटा हादसा नहीं है। ये तो पीछे जो नीचे वाले जो ब्लॉक थे उनमें लोग रह नहीं रहे थे, अदरवाइज तो सैकड़ों लोग भी मर सकते थे, सैकड़ों जाने जा सकती थी। इसलिए सबसे पहले उस बिल्डर के खिलाफ जिसने ये बिल्डिंग खड़ी करी उसके खिलाफ, और उसके साथ साथ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसकी एनओसी दी और जिन्होंने मटेरियल चेक नहीं किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोषी लोगों को कहीं बचाने के लिए निर्दोष लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। चलें।